तो देखिए बच्चों, अब हमने अभी तक जो हमने अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मूल मात्रक दिखे थे 7, अब हम उन मूल मात्रकों को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे कि प्रारंभ में जो इन मात्रकों को परिभाषित कैसे किया गया। जैसे मूल मात्रक में पहला मात्रक था हमारे मीटर, तो 1 मीटर क्या होता है। प्रारंभ में जो पहला व्यक्ति थे, जो पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसे बताया कि 1 मीटर इतनी दूरी होती है। जैसे हम जानते हैं 1 मीटर इतनी दूरी होती है, तो वो 1 मीटर दूरी कितनी होती है वो किस तरह से बताया गया। तो देखो, अब प्राचीन काल में की बात हम कर रहे हैं, जब हमें अभी तक दूरियों का कोई ज्ञान नहीं है। तो अगर हम प्रारंभ में जैसे दूरियों को जो नापा जाता था वो बांस की सहायता से नापा जाता था। एक बांस का टुकड़ा हमने ले लिया, उसको हमने परिभाषित कर दिया कि ये 1 बांस हो गया। और जब दूरी को नापना हो तो जैसे ये 1 बांस हो गया, फिर जैसे इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक दूरी को हमें नापना हो, तो अगर ये मार्कर को अगर हम 1 बांस कहते हैं तो ये 1 बांस दूरी हो गई। फिर उसके बाद यहां से हम आगे इसको रख देंगे, 2 बांस दूरी हो गई। फिर हम इसको आगे रखेंगे, जैसे ये आधा आ रहा है तो हम कह देंगे 2 बांस पूरे और 1 आधा, तो इस तरह से 2.5 बांस दूरी हो गई। इस तरह से हम दूरियों का मापन करते थे। और दूरियों का मापन जब हमें यथार्थपूर्वक करना पड़ा, जब हमें दूरियों का एग्जैक्ट मापन करना पड़ा, तो हमने देखा कि ये बांस की सहायता से जो दूरियों का मापन कर रहे हैं ये एग्जैक्ट मापन नहीं है, यथार्थपूर्वक मापन नहीं है। क्यों नहीं है? तो बच्चों, आगे जब फिजिक्स के अंदर आप लोग अध्ययन करोगे, उच्च कक्षाओं में जब अध्ययन करोगे, तब आप देखोगे कि ये जो मार्कर की लंबाई है, ये अगर मार्कर किसी वेग से गति करने लग जाए तो क्या इसकी लंबाई बदल जाएगी क्या? अगर मान लो उदाहरण के लिए ये जो मार्कर है ये 6 सेंटीमीटर लंबा है, तो अगर ये मार्कर v वेग से गति करने लग जाए तो इसकी लंबाई जो 6 सेंटीमीटर थी, क्या ये मार्कर छोटा हो जाएगा गति करता हो, या ये गति करता हुआ मार्कर बड़ा हो जाएगा? ऐसा कुछ लंबाई में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? तो हमारे दिमाग में तो आता है कि ये मार्कर जो है इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वास्तव में ये सही नहीं है। जब भी कोई वस्तु किसी वेग से गति करती है तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, उसकी लंबाई बदल जाती है। उसे हम उच्च कक्षा में देखेंगे किस तरह से क्या परिवर्तन होता है लंबाई में। यहाँ ये समझ लो कि उसकी लंबाई के अंदर परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन जब हो जाता है उसकी लंबाई के अंदर, तो हम किसी भी 2 बिंदुओं के बीच में जब यथार्थपूर्वक हमें दूरी का मापन करना होगा तो हम किसी बांस की लंबाई से नहीं कर सकते, क्योंकि बांस की लंबाई तो परिवर्तन हो जाती है। अब परिवर्तन हो जाती है तो कैसे परिवर्तन हो जाती है? तो आप बोलोगे कि बांस तो गति कर ही नहीं रहा, हम तो उसको रोक के नाप रहे हैं, तो बिल्कुल सही नाप पाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, हम कहाँ पर हैं? हम पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इधर भी हो सकता है, वो यहाँ बांस रख के नापेगा। कोई पृथ्वी पर यहाँ रहते हैं कुछ लोग, वो इसी बांस को यहाँ रख के नापेंगे। कोई व्यक्ति पृथ्वी पर यहाँ रहते हैं, वो बांस को इस जगह पर नापेंगे, जबकि पृथ्वी v वेग से हमेशा घूम रही है। तो जो व्यक्ति यहाँ बैठा है उसका वेग कम है, जो व्यक्ति यहाँ बैठा है उसका वेग तेज है, सबसे तेज, और जो यहाँ है उसका वेग कम है। तो हम देख रहे हैं एक ही पृथ्वी पर भी 3 अलग अलग बिंदुओं पर जो व्यक्ति के वेग है वो तीनों अलग अलग हैं। और 3 जब अलग अलग वेग है तो यहाँ जो व्यक्ति उसी बात से नाप रहा है, यहाँ जो व्यक्ति उसी बात से नाप रहा है, यहाँ जो व्यक्ति उसी बात से नाप रहा है, तीनों की बांस की जो लंबाई है वो अलग अलग प्रदर्शित होगी, जिसके कारण जो दूरियों का मापन होगा वो भी अलग अलग हो सकता है। ये तो हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया। इसी प्रकार से अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर उसी बांस को लेकर जाए और नापे तो हमारी दूरी में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए हमें दूरी के जो मात्रक है उसका यथार्थपूर्वक परिभाषित करने की जरूरत है। तो हमने मीटर जो दूरी है उसका मात्रक को कैसे परिभाषित करा? देखिए, इस बांस की बजाय हमने किसका उपयोग करा? प्रकाश का उपयोग करा और उसकी सहायता से नापा। देखो, प्रकाश का वेग जो होता है हम जानते हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है बच्चों? हमने पढ़ा होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का वेग हमने पढ़ा होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग होता है। लेकिन बच्चों, ये जो प्रकाश का वेग हमने पढ़ा है इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता, हम याद रखने के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं। इसका एग्जैक्ट मान होता है 299, 792, 458, ये इसका एग्जैक्ट मान होता है। तो देखिए, यहाँ जो 299 में आ रहा है 299, 2.99, तो ये जो है लगभग 3 के बराबर है, इसलिए हम इसको 3 × 10⁸, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद पॉइंट लगा दें तो इसका हम 2.99792458 × 10⁸ लिख सकते हैं। तो ये जो 2.99 आ रहा है ये लगभग 3 के बराबर है, इसलिए हम इसको 3 लिख देते हैं और गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लिख देते हैं। लेकिन जो प्रकाश का वेग रियल में है वो होता है इतना मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश जो होता है इतने मीटर चलता है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो देखेंगे कि जब प्रकाश 299, 792, 458 मीटर दूरी चलता है 1 सेकंड में, तो 1 मीटर दूरी कितने सेकंड में चलेगा? तो इसका लगा देंगे भाग, तो 1/299,
792,458 सेकंड। तो प्रकाश के द्वारा 1/299,792,458 सेकंड में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। इस तरह से हमने 1 मीटर को परिभाषित कर दिया कि प्रकाश के द्वारा 1/299,792,458 सेकंड में चली गई दूरी, इतने सेकंड के अंदर प्रकाश जितनी दूरी चलता है वो दूरी 1 मीटर कहलाती है। अब प्रकाश का वेग जो है वो हर जगह एक जैसा रहता है, तो वो इतने सेकंड में जब भी जितनी भी दूरी चलेगा वो दूरी हमारे हमेशा क्या कहलाएगी? 1 मीटर कहलाएगी। इस तरह से हमने 1 मीटर को परिभाषित किया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किलोग्राम को कैसे परिभाषित किया गया। ये एसआई पद्धति का दूसरा हमारा मूल मात्रक है कि 1 किलोग्राम को कैसे परिभाषित किया जाए, कितना वजन को हम 1 किलोग्राम कहें। तो देखिए बच्चों कि 1 किलोग्राम को कैसे परिभाषित किया गया। तो एक संस्था है, उस संस्था का नाम है अंतरराष्ट्रीय भार तथा माप संस्था। वो संस्था कहां पर बनी हुई है? तो वो पेरिस के अंदर बनी हुई है। ये जो संस्था है इसका काम है कि किलोग्राम वजन को परिभाषित करना। इस संस्था का नाम ये अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर है। सभी देश इसी संस्था का पालन करते हैं और ये संस्था भार और माप के बारे में बताती है, जो पेरिस के अंदर है। संस्था ने क्या किया? एक बेलन लिया। वो बेलन किस पदार्थ का बना हुआ था? तो प्लेटिनम इरिडियम का बेलन था। एक बेलन था, ये देखो चित्र यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ एक बेलन है। ये सिल्वर जैसे कलर का दिख रहा है हमें, ये इस पदार्थ का बना हुआ है। ये एक बेलन है। इस बेलन का जो वजन है उस वजन को कह दिया गया कि ये वजन ही कितना है? 1 किलोग्राम है। फिर हमें जब भी भार की आवश्यकता होती है तो हम उस वजन को रखते हैं, दूसरी तरफ हमारा कोई दूसरा वजन रखते हैं। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो दूसरी वस्तु को हम कह देते हैं ये भी 1 किलोग्राम है। जिस तरह से हम तोल करके बाजार से सामान लाते हैं उसी तरह से हम हमारे तोलने के लिए 1-1 किलोग्राम के जो बाट आते हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो वो जो है उसके आधार पर हम बनाते हैं। तो मेन जो हमारा आधार है जिसको हम मानते हैं कि ये रियल में 1 किलोग्राम है, वो इस पदार्थ का बना हुआ ये बेलन ही है। तो ये जो बेलन है इसका भार हमारे कहलाता है 1 किलोग्राम। और ये बेलन रखा हुआ कहाँ है? तो ये अंतरराष्ट्रीय भार तथा माप संस्थान पेरिस के अंदर रखा हुआ है। और ये किस पदार्थ का बना हुआ है? तो प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ ये है। नेक्स्ट हम परिभाषित करेंगे समय को कि 1 सेकंड क्या होता है। तो 1 सेकंड को कैसे परिभाषित करें? तो समय को परिभाषित करने के जो परमाणु हमने लिया है वो सीजियम 133 का परमाणु लिया है। इसका एक हमने परमाणु ले लिया। जब कोई भी परमाणु होता है तो वो उससे जो है तरंगों का उत्सर्जन होता है। जो सीजियम 133 का परमाणु है ये तरंगों का उत्सर्जन करता है, हमेशा उत्सर्जन करता रहता है। तो एक विशेश प्रकार की तरंगें जो इससे निकल रही है, इसमें ये जो कंपन हो रहे हैं, जैसे ये कोई तरंग है तो इसमें ये कहलाता है एक कंपन, इसी प्रकार से दूसरा कंपन, इसी प्रकार से तीसरा कंपन, इसी प्रकार से चौथा कंपन। तो जो इस सीजियम 133 के परमाणु से ये कंपन उत्पन्न हो रहे थे, ये तरंगे उत्पन्न हो रही थी, इन तरंगों के जो कंपनों को गिना गया 1 कंपन, 2 कंपन, 3 कंपन। तो जब सीजियम 133 के परमाणु से जो तरंग निकल रही थी उस तरंग के कंपनों की संख्या कितनी हो गई? इतनी हो गई। ये जो इतनी संख्या दी हुई है, इतने कंपन जब निकल जाएंगे तो जितने समय में इतने कंपन निकले हैं उस समय को हम 1 सेकंड नाम देते हैं। या कह दो कि सीजियम 133 के परमाणु में से 1 सेकंड में कितने कंपन निकलते हैं? तो इतने कंपन निकलते हैं। जिस तरह से हमने 1 सेकंड को परिभाषित किया। अब हम परिभाषित कर रहे हैं नेक्स्ट 1 एम्पियर को कि जो 1 एम्पियर धारा होती है वो किसे कहेंगे। तो देखिए बच्चों, 2 समांतर हमने चालक तार लिए और 2 समांतर है, अनंत लंबाई के तार है, कोई इलेक्ट्रिक वायर है। इस वायर में हमने करंट फ्लो करी, हमें नहीं पता हमने कितनी करंट फ्लो करी, लेकिन हमने इसके अंदर करंट फ्लो करी। तो जब हम इन दोनों तारों में करंट फ्लो करेंगे तो करंट के कारण तारों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और दोनों के जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके कारण इन दोनों तारों पर बाहर की ओर एक बल लगेगा। तो जब इन दोनों तारों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर होगा। जब इन दोनों तारों के मध्य लगने वाले बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर होगा। प्रति मीटर का मतलब हो गया अपने आप ही एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान इतना होगा, तब हम कह देंगे कि दोनों में जो धारा बह रही है उस धारा का मान कितना है? 1 एम्पियर है। तो इस 1 एम्पियर को हमने परिभाषित कर दिया। इसको हम लिख भी देते हैं कि जब निर्वात में 2 अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर होगा, तो तारों में बहने वाली जो धारा है उसको हम कहेंगे कि इन तारों में 1 एम्पियर धारा बह रही है। इसी प्रकार से कुछ और परिभाषाएं, जैसे केल्विन
केल्विन ताप का मान होता है, तो ताप को कैसे परिभाषित करेंगे कि 1 केल्विन कितना होता है। तो देखिए जो जल का त्रिक बिंदु होता है, त्रिक बिंदु का मतलब जल का वह पॉइंट जिस पर जल ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में रहता है, वो जो ताप होता है उस पर ऊष्मागतिकी ताप जो होता है उसको उसका 1/273.16 भाग। तो जो त्रिक बिंदु पर जो जल का ताप होता है उसमें हम किसका भाग दे देंगे 273.16 का, तो वो जो मान आएगा वो हमारे कहलाएगा 1 केल्विन। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कैंडेला। तो कैंडेला जो है ये प्रदीपन तीव्रता का मात्रक है, इंटेंसिटी का मात्रक है, फोटोन कितने गिर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया पर उसका मात्रक है। तो कैंडेला को कैसे परिभाषित करते हैं, तो कृष्णिका के तल के लंबवत। तो कृष्णिका मतलब एक ऐसा पदार्थ होता है जो 100% ऊष्मा को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एमिट भी कर सकता है, उत्सर्जित भी कर सकता है। तो कृष्णिका के तल के लंबवत लेंगे, जैसे ये कोई कृष्णिका है, इसका तल और तल के लंबवत दिशा में कितना क्षेत्रफल लेना है, तो 1/60,000 मीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल होगा, इस क्षेत्रफल से जितनी तीव्रता निकलेगी, कृष्णिका ली हमने, कृष्णिका को हमने गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद हर वस्तु जब भी गर्म की जाती है तो उससे ऊष्मा निकलती है, तो इसके 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से जितनी ऊष्मा निकलेगी उस ऊष्मा के मान को 1 कैंडेला कहते हैं। इस तरह से 1 कैंडेला को हमने परिभाषित किया। ये प्रदीपन तीव्रता का मात्रक है, उस ऊष्मा का मात्रक है, उस इंटेंसिटी का मात्रक है जो किसी कृष्णिका के इतने क्षेत्रफल से उत्पन्न की जाती है। ऐसे ही लास्ट परिभाषा है मूल मात्रकों की, मोल कि 1 मोल कितना होता है। तो 1 मोल की सहायता से हम किसी अणु परमाणु में की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 6C12 ये कार्बन का एक परमाणु है, अगर कार्बन के परमाणु को हम वजन कितना लेना है इसका, तो 0.012 किलोग्राम लेना है, या इसको हम कह सकते हैं 12 ग्राम है। तो कार्बन 12 जो होता है उसको 12 ग्राम ले लो, तो कार्बन 12 को जब हम 12 ग्राम ले लेंगे तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, उस संख्या को ही हम 1 मोल कहते हैं। और ये हमेशा एक नंबर के बराबर होता है, इस नंबर को कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। तो इस कार्बन 12 ग्राम में जो परमाणुओं की संख्या होती है उसको हम उन परमाणु की संख्या को ही 1 मोल कहते हैं। नेक्स्ट हम कुछ पूरक मात्रक और उनकी परिभाषाओं को देखेंगे। जैसा ऐसा पद्धति में हमने देखा था 2 प्रकार के पूरक मात्रक होते हैं, एक होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। रेडियन जो होता है वो होता है समतल पर बनने वाला कोण, समतल पर बनने वाला कोण। और स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है, तो स्टेरेडियन होता है घन कोण का मात्रक। तो कैसे परिभाषित करेंगे हम दोनों को, तो देखिए अगर कोई चाप है इस प्लेन के ऊपर बना हुआ है, इस बोर्ड के ऊपर बना हुआ है, इस चाप के द्वारा यहाँ इस बिंदु पर बनने वाला कोण, ये जो कोण है ये थीटा अगर है तो ये हमारे कहलाता है समतल कोण जिसको आज तक हम पढ़ते आए थे। तो ये जो समतल कोण होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। तो कोण को जो डी थीटा हम लिख रहे हैं, ये चाप माना, ये चाप की लंबाई ds है, तो ये बराबर हो गया ds अपॉन त्रिज्या ये वाली है, r दूरी अगर है तो कोण बराबर ds अपॉन r आ गया। तो इस तरह से हमारे पास कोण आ गया। तो इस कोण का जो मात्रक है ये क्या होगा, रेडियन होगा, क्योंकि ये कौन सा कोण है, समतल कोण है। आगे हम देखते हैं कि घन कोण क्या होगा। तो घन कोण जो होता है वो होता है किसी क्षेत्रफल के द्वारा, जैसे ये कोई क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के द्वारा अगर किसी बिंदु यहाँ कोण बनाया जा रहा है, ये 3D में बनने वाला ये कोण है, इस कोण को हम कहते हैं घन कोण। तो जो घन कोण होता है डी ओमेगा इसको कहते हैं। तो घन कोण होता है क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, माना ये क्षेत्रफल ए है, उस क्षेत्रफल में किसका भाग लगाना है, ये जो त्रिज्या है r, इस r का स्क्वायर का। तो क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर ये हमारे कहलाता है घन कोण। यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल ए जो है वो यदि उस पृष्ठ को इस बिंदु से मिलाने वाली दूरी जो इसकी त्रिज्या है r, उस r स्क्वायर के बराबर हो, अर्थात a का मान जब r स्क्वायर के बराबर हो तो हम जानते हैं दोनों कट जाएंगे और 1 आ जाएगा, तो बनने वाला कोण हमारे जो कहलाएगा वो 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। तो 1 स्टेरेडियन की परिभाषा नोट कर लो कि जब किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो और उस पृष्ठ को इस बिंदु से मिलाने वाली दूरी जो है, उस त्रिज्या जो है, उस त्रिज्या के वर्ग का मान, तो त्रिज्या के वर्ग का मान जब क्षेत्रफल के मान के बराबर होगा तो बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। इस तरह से हमने रेडियन और स्टेरेडियन दोनों पूरक मात्रकों को भी परिभाषित किया।